ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजिंग है ना वो फर्स्ट एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट है। सही हो गया। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ये था। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं हो रही और रेंज भी कवर हो रही है। तो क्योंकि रेंज जो है वो बी के इक्वल आ गई है, तो जब भी इस तरह से होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। पूछना है कुछ किसी ने इसमें से? छोटे छोटे फंक्शन है, ये हमने देखने होते हैं। वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के रहा है, तो इंटीजर से इंटीजर तक क्या ये ऑन टू होगा? तो ये ऑन टू नहीं होगा ना, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर इंटीजर तो आएंगे नहीं। देखे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, और एफ जो है वो इंटीजर से इंटीजर है, तो पूरा इंटीजर कवर करना है ना। तो क्या पूरा इंटीजर कवर हो रहा है? 0 पे 0, +-1 पे 1, +-2 पे 4। ठीक है जी, 2 और 3 कहाँ चला गया है? 2 और 3 तो आ ही नहीं रहा, तो ये z कवर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो रेंज है वो इक्वल ही नहीं आई z के इंटीजर्स के, तो इसलिए ये इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा। बाकियों का भी वेट कर लेते हैं 2 मिनट, पहले 8 स्टूडेंट्स थे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। क्या चीज है जिसको बाइजेक्शन भी कहते हैं? ऐसा फंक्शन जो 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो। आपने इसको बारी बारी चेक करना है, पहले 1-to-1 चेक करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर ऑन टू चेक करना है। तो जब एक फंक्शन 1-to-1 और ऑन टू हो जाएगा तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी एग्जांपल्स है, आप ट्राई कर सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ना वो 1-to-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। आपसे पूछा जाए ना कोई ऐसा पॉपुलर फंक्शन बताएं जो 1-to-1 भी ऑन टू भी, तो आपने डायरेक्ट कहना है कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है। जो पुट कर रहे हैं वही आंसर में आ रहा है। सही है। इनवर्टिबल फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होगा वो इनवर्टिबल भी होगा, क्योंकि उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। इनवर्टिबल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। तो अब ये एग्जांपल देखें। f is a function from z to z। f is a function from z to z। f of x is equal x plus 1। तो क्या ये इन्वर्टिबल है? इन्वर्टिबल चेक करने के लिए जस्ट ये देखना है कि क्या ये 1-to-1 एंड ऑन टू है। तो लीनियर फंक्शन है। f is a function from z to z। f of x is equal x plus 1। लीनियर फंक्शन है ना।
तो लीनियर फंक्शन इस तरह से गुजरेगा। तो लीनियर एक लाइन है, ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आउटपुट्स। तो ये 1 to 1 हो गया। और ऑन टू चेक करने के लिए रेंज पूरी कवर होनी चाहिए। तो अगर मुझे 0 चाहिए तो मैं इसमें -1 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका 0 कवर हो गया। अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं 0 पुट करूँगा। अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं 1 पुट करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है 1 एफ ऑफ 1 का आंसर 2 आएगा ना। तो 0, 1, 2 ये सारा कवर हो जाएगा। अगर -1 चाहिए तो मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगा, क्योंकि देखिए ना एफ ऑफ -2 क्या है? -2 + 1 तो ये -1, तो ये -1 -2 भी मुझे -3 भी मिल जाएगा। तो Z पूरा कवर हो गया ना, तो ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब है ये 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है। तो ये 1 to 1 भी था और ऑन टू भी था। तो 1 to 1 और ऑन टू को क्या कहते हैं? 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस। तो जब 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस हो तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। यस, इट इज़ इन्वर्टिबल। अब नेक्स्ट बात क्या है? इन्वर्टिबल होने के बाद हमने देखना है कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या है। तो इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका आपको आता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने लिख देना है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है y के, और y इक्वल आ गया x प्लस 1। यहाँ से आपने नंबर 2 स्टेप में आपने x निकाल लेना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1। ठीक है? और x को एफ इनवर्स ऑफ y कहते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ना एफ इनवर्स ऑफ y जो है y माइनस 1 के। और अब आप y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस y बाय x। तो f इनवर्स ऑफ x जो है वो x माइनस 1 या y माइनस 1 भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि R से R तक एक फंक्शन है, वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो x स्क्वायर हमने पहले भी देखा था कि ये तो पहले की 1 to 1 ही नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स की सेम आउटपुट है, बल्कि डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट चाहिए थी जबकि। तो ये 1 to 1 ही नहीं होगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है? तो फॉर नाउ हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली हैं। कंपोज़िशन भी आपको आता है, ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है, ये आप खुद ही देखिएगा। तो हमने डोमेन, रेंज, फंक्शन, कोडोमेन, इनपुट, आउटपुट, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस, इन्वर्टिबल और कंपोज़िशन ऑफ फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है? यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, मशहूर किस्म के फंक्शंस हैं, सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। तो सील फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन क्या चीज़ है? द फ्लोर फंक्शन assigns to a real number x is the largest integer that is less than or equal to x। तो इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये इस तरह ये नीचे इसके जो है ना ये ब्रैकेट होती है थोड़ी सी, तो इसको कहते हैं जी फ्लोर फंक्शन। और जो सील फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स, और ये ऊपर वाली साइड पे इस तरह से होती है, ये सीलिंग फंक्शन होता है। तो सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं पहले की, तो ये जिसका भी आप फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, जैसे एफ ऑफ 2.1 का आपने फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करना है, 2.1 का फ्लोर फंक्शन। तो 2.1 का फ्लोर फंक्शन इसके जो लेस और इक्वल है ना इसके इंटीजर वो आ जाएगा। तो 2.1 से लेस कौन सा इंटीजर है? वो 2 है। ठीक है? इसी तरह अगर इसका ये सील फंक्शन कैलकुलेट किया जाए 2.1 का, तो 2.1 से बड़ा करीब 3 इंटीजर कौन सा है? वो 3 है।
तो ये इनमें डिफरेंस है सील फंक्शन में और फ्लोर फंक्शन। इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं। मजीद भी मैं आपको ये बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन यहाँ पे। floor function is the largest integer that is less than or equal to x. Less than or equal to x. f of x is equal to ये आ गया फ्लोर फंक्शन। तो ये आ जाएगा। अब आप अगर इसको यहाँ पे देखेंगे ना, 0 का तो 0 आएगा ना आंसर, और ये 1 है यहाँ पे। अब 1 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का आंसर 0 आएगा। जैसे आप ये देखें ना, f ऑफ 0.9 का भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि आपने इस 0.9 से छोटा इंटीजर लेके आना है। तो सब के लिए 0 से 1 तक के लिए सब का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 1 से 2 के दरमियान में सब नंबर्स का आंसर क्या आ रहा है? 1। 0 से 1 तक तो चले 0 आ गया ना y एक्सिस पे। ये समझें कि ये y एक्सिस पे ब्लैक है, जबकि यहाँ से ओपन है, क्योंकि 1 पे तो 1 आ जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 पे 1 आएगा, वो मैं यहाँ से y एक्सिस का यहाँ से कवर करूंगा ना 1 पे 1 आ गया, मतलब कि ये कवर हो गया, बिल्कुल फिल हो गया। अब 1.1 का आंसर भी 1 आ रहा है, 1.2 का आंसर भी 1 आ रहा है। देखे ना, अगर यहाँ पे 1.3 लिखा हो तो आंसर तो उसका 1 नहीं आना है। जैसे देखें f of 1.3 का आंसर क्या आना है? 1। तो 1.3 का भी 1 आ गया, 1.999 का भी आंसर 1 आ गया। तो यहाँ तक जब 2 पे पहुंचेंगे तो ये फिर ओपन हो जाएगा, क्योंकि 2 का आंसर तो 2 आना है, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। तो 2 पे 2 आ गया, यहाँ पे फिल हो गया ना, 2 पे 2 आ गया। और 3 तक जब आप जाएंगे तो आंसर 2 ही आते जाने हैं, 3 पे जाके इसने ओपन हो जाना है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है, बात समझ रहे हैं। और इसी तरीके से -1 की अगर बात की जाए तो मैं अगर आपको बोलूं -0.1, तो -0.1 का आंसर क्या आना है? -1 y एक्सिस पे। तो 0 पे तो चले 0 आ गया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ये यहाँ से ओपन है और ये इस तरीके से चलता जाएगा, -1 पे जाके ओपन हो जाएगा। और फिर ये -2 पे क्या आएगा आंसर? -2 पे तो -2 ही आएगा ना, तो -2 पे ये फिल हो जाएगा, -1 पे -1 फिल हो जाएगा। और ये इस तरीके से ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है, ये मैंने आपको बना के दिखाया फ्लोर फंक्शन का, यहाँ पे इसने बनाया हुआ है। ये देखें, ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है, देख रहे हैं? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो? कोई मसला हो इसमें फ्लोर फंक्शन के ग्राफ में? इसी तरह सील फंक्शन के ग्राफ को भी आप बना सकते हैं ना। कैसे बनाना है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि f of x इक्वल टू x का सीलिंग फंक्शन, वो उसको उसका जो उससे बड़ा इंटीजर होता है ना वहां पे फिक्स कर देता है। तो जैसे 0 का तो चले 0 आ गया, 0 का 0 आ, ठीक है। और जब आप 1 पे जाएंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ गया। लेकिन 0.1 का भी 1 आएगा ना, 0.1 का भी 1 आएगा, लेकिन ये शामिल नहीं है, ये ओपन है।
जैसे 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे आंसर 1 आना शुरू हो जाएगा। ये इसी तरह 1 से 2 तक जब आप जाएंगे, 2 पे तो चले 2 आ गया ना, 2 आ गया, लेकिन 1.1 का भी आंसर 2 आएगा, तो फिर ये 1 पे 2 नहीं आएगा, यहाँ से ओपन होगा और बाकी 2 आता जाएगा 2 तक। तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब देखें, इसमें लेफ्ट पे फिलिंग थी और इस पे राइट पे फिलिंग आ रही है। ये फिल है, ये फिलिंग है। फिलिंग का मतलब है कि वो शामिल है उसमें। ठीक हो गया। सर ये जो ओपन हो रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही ओपन कैसे हो रहे होगा? हैं, इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ 1 का आंसर जो है ना वो इक्वल नहीं है 2 के। ये देखें, 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, और ओपन का ये मतलब है कि 2 नहीं है इसका आंसर। आप मुझे बताएं ना एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा इसके मुताबिक। 1। तो 1 पे फिर फिल करना है ना इसको, 2 पे नहीं करना। फिल करने का ठीक है। मतलब है कि वो उसका आंसर है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, चले, ये कुछ उसने लिखी हुई है, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये बिल्कुल वही बात है। 3.1 का जो लीस्ट, ये जो इसके इससे जो छोटा इंटीजर है वो 3 है, और 3.1 से बड़ा इंटीजर 4 है। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि इसका आंसर जो भी नंबर आता है ना, वो नंबर उससे छोटा होता है। और फ्लोर, ये जो सील है, सील का आंसर जो भी नंबर आता है ना, वो नंबर बड़ा होता है। ये उसने इस तरह लिखी है ना, सही है। और यहाँ पे उसने कहा है कि x प्लस एन, एन कोई इंटीजर है और x कोई रियल नंबर है। तो रियल नंबर में जब इंटीजर ऐड करेंगे ना, जैसे देखें, रियल नंबर कर ले 0.2 और इंटीजर कर ले 7, तो इसका जो फ्लोर फंक्शन होगा वो कैसे आएगा, 0.2 का अलग से कर ले फ्लोर फंक्शन, और 7 ऐसे ही ऐड कर ले। अब 0.2 ये प्रॉपर्टी मैं करवा रहा हूँ ना, तो 0.2 का जो फ्लोर फंक्शन है वो 0 प्लस 7 आ जाएगा। 0 इसका और प्लस 7 रहता, और इसका आंसर आ जाएगा 7। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये 7.2 था, तो 7.2 का जो होता है फ्लोर फंक्शन वो 7 ही होता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी भी 7 आना है और वैसे भी 7। तो यूजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे एक एग्जांपल भी उसने सॉल्व की होगी, वो ये वाली है। ये आप देखिएगा कि 2x, x कोई भी रियल नंबर हो, तो वो आप कोई भी यहाँ पे रियल नंबर पुट करके चेक कर सकते हैं, जो इक्वल होता है x का फ्लोर फंक्शन प्लस x प्लस 1/2 का फ्लोर फंक्शन, इक्वल आ जाता है ना। इसी तरह ये प्रूव होता है या डिसप्रूव होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है कि गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज फॉल्स। ठीक है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये पार्शियल फंक्शंस जो है ये इनको करने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 12 क्वेश्चन जो है इसको आप ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन 8 को देखिएगा, क्वेश्चन 9, 8, 9। ये 23 वाला जो है ये देख सकते हैं आप, और 22 वाला आप देख सकते हैं।
ठीक है। हाँ, ये जो है 21 वाला भी देख सकते हैं। ये आप ट्राई करें ना, नहीं होंगे तो आप मुझे बताइएगा। हो जाने चाहिए, वैसे आने चाहिए आपको। सही हो गया। ये क्वेश्चन 75 जो है, इसको देखिएगा, क्योंकि मेहनत आपने करनी है तो फिर ही आपको कुछ मिलना है, नॉलेज भी और हल भी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सीक्वेंसेस एंड समेशंस। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको आती है कि ये एक फंक्शन होता है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। an इज इक्वल टू 1/n, तो 1/n एक सीक्वेंस है, 1/2 1/3 1/4 ये चलता जा रहा है। उसमें सीक्वेंस की टर्म्स होती है। उसके बाद ये कुछ मशहूर किस्म की सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे कह रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से आती है। ठीक है। जैसे ये देखें, -1 की पावर n है, तो ये सीक्वेंस कैलकुलेट करें, तो आप n जो है वो इसमें वेरी करते जाएं। n को आप पुट कर दें, 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 और -1 इसका आंसर आता जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 2 × 5 की पावर n, तो ये n जो है इसको जब 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 बार 10 आ जाएगा, 2 करेंगे 25 × 2 50 आ जाएगा, तो ये सीक्वेंस बनती जाएगी। इसी तरीके से ये जो थर्ड फार्मूला है ये वाला, इसकी भी सीक्वेंस बन जाएगी। तो बाकी उसने ये बाकी ज्योमेट्रिक चेक किया हुआ है, वो करने की जरूरत नहीं। बाकी अरिथमेटिक देखते हैं कि अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसमें हर टर्म प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने से आती है। तो ये तो बेसिक चीजें थी। इसमें देखते हैं कोई खास किस्म की बात। जी, रिकरेंस रिलेशन क्या चीज है? रिकरेंस रिलेशन असल में एक इम्प्लिसिट फार्मूला होता है। इम्प्लिसिट फार्मूला होता है जिसमें कोई भी आने वाली टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म की हेल्प के बगैर फाइंड नहीं होती। जैसे ये जो बात मैंने आपको बोली है वो क्या बात है कि an इज इक्वल टू an-1 + 3। मैं आपको कहता हूँ कि a100 फाइंड करें, तो a100 आप तब तक फाइंड ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास a99 नहीं होगा। देखे ना, a100 का मतलब है a99 + 3। अब आप मुझे a99 की वैल्यू बताएंगे तो a100 की वैल्यू आएगी ना। तो इस किस्म के जो रिलेशन होते हैं ना उसको कहते हैं जी रिकरेंस रिलेशन, जिसमें आप डायरेक्टली नहीं वैल्यू फाइंड करते। जैसे मैं अगर आपको बोलूं an का ये फार्मूला है -1 की पावर n, अब इस फार्मूला में और इस फार्मूला में ये फर्क है कि ये जो फार्मूला है ना ये एक्सप्लिसिट फार्मूला है, इसमें आप डायरेक्टली a100 निकाल सकते हैं। जस्ट आपने 100 पुट करना है राइट साइड पे और आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे आंसर सर लाने, ये एक्सप्लिट और इम्प्लिसिट में क्या फर्क है? हाँ, इम्प्लीसिट जो होता है ना वो मिक्स हो जाता है ना, कि इधर भी an है और इधर भी an का फार्मूला है, तो ये मिक्स हो चुका है ना फार्मूला। an एक साइड पे होना चाहिए था, बार बार an नहीं आना चाहिए था इसमें। मतलब an और an-1 का यही मतलब है कि ये a बार बार आ रहा है ना इसमें, लेकिन इसमें एक साइड पे a है और एक साइड पे इसकी वैल्यू है, तो ये एक्सप्लिसिट है, सेपरेट सेपरेट है, इसमें मिक्सिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है ना, तो मिक्सिंग जब होती है फिर प्रॉब्लम होती है। अब आपको a99 चाहिए,
तो इसमें जरूर एक इनिशियल वैल्यू भी गिवन होगी, जैसे ए नॉट जो है वो 2 के इक्वल है, तो ए नॉट की वैल्यू 2 है। अब आप इसमें A1 निकाल लें, A1 जो है वो A नॉट प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। अब आपको अगर A2 चाहिए तो वो होगा A1 प्लस 3 इस फार्मूला में देखें। तो A1 की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली हुई है, तो वो 8 आ जाएगा। मतलब कि आपको प्रीवियस वैल्यू की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो उसको रिकरेंस कहते हैं, रिकर्सिवली डिफाइंड होता है वो, रिकर्सिवली डिफाइंड। समझ आई बात? जैसे ये देखें, ये भी रिकर्सिवली डिफाइंड है, इसमें बार बार ए आ रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इस इस ए से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी भी आगे आएगी, वो भी हम देखेंगे इसी बुक में जो है ना। इनके सॉल्यूशन भी हम निकालते हैं, जो रिकरेंस रिलेशंस होते हैं ना, इसको सॉल्व भी किया जाता है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये फाइबोनाची सीक्वेंस है। फाइबोनाची सीक्वेंस का ये फार्मूला कैसे बना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि पहले नंबर पे फाइबोनाची सीक्वेंस मैं आपको बता दूं कि उसकी पहली टर्म होती है 0 और दूसरी होती है 1। 0 और 1 को ऐड करें तो 2 आ जाता है, सॉरी 1 आ जाता है। 1 और 1 को ऐड करें 2 आ जाता है। 1 और 2 को ऐड करें 3 आ जाता है। 2 और 3 को ऐड करें 5 आ जाता है। 3 और 5 ऐड करें 8 आ जाता है। 5 और 8 ऐड करें तो 13 आ जाता है, चलता जाता है। असल में हुआ ये है कि आपने इसकी इनिशियल टर्म में फर्स्ट टर्म मतलब ये F0 और F1 ऐड किया तो F2 आ गया है। इसी तरीके से जब आपने 1 और 1 ऐड किया तो 2 आ गया, मतलब कि F1 में F2 ऐड किया तो आपके पास F3 थर्ड टर्म आ गई है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में थर्ड टर्म ऐड किया तो फोर्थ टर्म आ गई है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपको कोई भी टर्म चाहिए तो उसकी प्रीवियस 2 टर्म्स आपने ऐड की है ना, n-1 और n-, तो n आ जाएगा। Fn लाने के लिए n-1 और n-2 ऐड करेंगे। अब ये मुझे बताइए कौन सा फार्मूला रिकर्सिवली डिफाइंड है या दूसरा फार्मूला है जिसमें इनिशियल कंडीशन ये है 0 और दूसरी इनिशियल कंडीशन जो है वो 1 है। ये फार्मूला बन गया है रिकर्सिव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपके सामने मैंने बनाया है ना कि 2 टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो तीसरी आ रही है, इसी तरह इन दो को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास ये वाली आ रही है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास ये वाली टर्म आ रही है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास ये वाली टर्म आ रही है। तो फार्मूला यही बन जाएगा जिसमें ये दो कंडीशंस होंगी। तो ये भी रिकर्सिवली डिफाइंड है, रिकरेंस रिलेशन है। ये रिकरेंस रिलेशन हम सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होता है। अभी आगे आने वाला है वही टॉपिक। अच्छा नेक्स्ट समेशन आ गया है। जब सीक्वेंस की टर्म्स को आप ऐड कर देते हैं ना, फिर समेशन आ जाता है, सीरीज बन जाती है। ठीक है, समेशन पे हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको वही रिकरेंस रिलेशन के बारे में बता दूं। वो मेरा ख्याल है बाद में आएगा, तो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, समेशन पे। आपने याद रखना है कि आपको मैंने जो है ना इसके बारे में बताना है अभी, रिकरेंस रिलेशन के बारे में। वो मेरा ख्याल है कि वो कोई चैप्टर 5 या 6 में होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, चैप्टर 5-6 में होगा। तो अभी आपको समेशन में से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कोई फार्मूला है k फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे अगर k आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला है।
कंडीशन ये है कि ये 1 से शुरू होना चाहिए और n कोई भी नंबर हो। अगर यहाँ 10 होगा तो 10 × 10 + 1/2 आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे ये देखें, एक और फार्मूला है समेशन k फ्रॉम 1 टू n और यहाँ k स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा n × n + 1 2n + 1/6। ये फार्मूला है, ये टेबल में गिवन है। ये देखें n × n + 1 2n + 1/6, ये याद करना है आपने, इसका भी, ये पहला ज्योमेट्रिक वाला ये वाला भी, और ये क्यूब वाला भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सारे याद करने हैं ना। तो यूज जो है ना वो मैं आपको कोई एक करवा देता हूँ, बाकी आपने अपने माइंड से यूज कर लेने हैं। बुक आपके पास होगी, सब कुछ पढ़ सकते हैं आप। तो जैसे ये देखें, उसने कहा ये फाइंड करें k 50 to 100 k स्क्वायर, समेशन k फ्रॉम 50 to 100 k स्क्वायर क्या होगा? अब आप अगर इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, 50 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर, और आप इसको 100 स्क्वायर तक ले जाएंगे, तो ये तो मसला हो जाएगा ना आपके लिए। आप इसको कैसे सम करेंगे पेपर में बैठ के? तो जाहिर है आपको कोई शॉर्टकट टेक्निक चाहिए। तो वो शॉर्टकट टेक्निक क्या होगी कि जो आपने फार्मूला पढ़ा है ना वो ये वाला है, समेशन k फ्रॉम 1 से लेके 100 तक ले जाए ना इसको, k स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये असल में क्या था, n × n + 1 2n + 1/6। तो यहाँ पे n की वैल्यू असल में 100 है, तो हम पुट कर देंगे 100 × 100 + 1 2 × 100 200 + 1/6। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 100 आ गया, 100 + 1 101 और 200 + 1 201/6। चलो ये तो राइट साइड आ गई। अब जो लेफ्ट साइड है इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? पहले हम इस समेशन को ले जाते हैं k फ्रॉम 1 से लेके ना 49 तक k स्क्वायर, और एक हम ले जाते हैं 50 से लेके इसको ले जाते हैं 100 तक k स्क्वायर। अब 1 से 49 तक एक और फार्मूला बन जाएगा, वो कौन सा बनेगा? यही n × n + 1, क्योंकि n की वैल्यू 49 है, और 2n + 1 2 × 49 98 + 1/6, और प्लस हमारे पास आ गया ये जो आप फाइंड करना चाहते हैं 50 से 100 k स्क्वायर, और राइट साइड पे ये एज इट इज आपने लिख लिया, और इस वैल्यू को आप राइट साइड पे जाके माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। अभी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये और ये माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक हो गया? तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यूजिंग फार्मूला आपके लिए ये काम इजी हो गया है, क्योंकि फार्मूला जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, ये याद रखना है, 50 से शुरू नहीं हो रहा। इसलिए आपने 1 वाला यूज करना है। एक बार 1 से 49 वाला यूज हो गया और एक बार 1 से 100 वाला यूज हो गया। ठीक है? और 50 से 100 वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। कोई क्वेश्चन हो जी किसी का इसमें से? क्या समेशन कैसे यूज करना है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सही है जी। ये आप देख सकते हैं। बस बेसिक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, फार्मूलाज याद होने चाहिए, तो बाकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि मेहनत करना सीखनी है आपने। जब तक आप बैठ के किसी भी चीज़
मतलब किसी भी चीज में मेहनत नहीं करेंगे, थकावट महसूस करेंगे, तो फिर आप सीख नहीं सकते उस चीज। तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है। जैसे ये देखें 100 से 200 तक है ना, तो इसको ले जाएंगे 1 से 100 तक, 200 तक, 1 से 200 तक ले जाएंगे, फिर 1 से 99 तक ले जाएंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये 99 से 200 वाला भी हो जाएगा, 10 से 20 वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, ये वाले 4 क्वेश्चन आप ट्राई करें। ठीक है। अच्छा, ये बिग पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये जो बिग पाई है ना, समेशन का मतलब होता है ऐड करना, और बिग पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे ये बिग पाई 0 से 10 और आई लिखा हुआ है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये बिग पाई है, आई की वैल्यू 0 से 10 तक है और आई लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि आपने आई की हर वैल्यू वेरी करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करके। जैसे 0 है, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वैल्यू 1 है, फिर मल्टीप्लाई। समेशन होता तो हम ऐड करते, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 फिर मल्टीप्लाई, 3 फिर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई, 5 6 7 8 9 और 10 तक, क्योंकि आपने 0 से 10 तक लेके जाना था। तो ये क्योंकि 0 आ गया तो सारा आंसर 0 हो गया मल्टीप्लाई होके। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, क्वेश्चन 45 को। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स का मतलब है कि सेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो कार्डिनैलिटी होता है। तो मैं भी आपको लिंक सेंड करता हूँ, तो इसको फिर हम पढ़ते हैं।